जिन लोगों को आप अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर हाथ बंधे हुए जमीन के बल सिर झुकाए हुए देख रहे हैं, ये कोई आतंकवादी या अपराधी नहीं है। 40 देशों के 400 से ज्यादा एक्टिविस्ट हैं जो गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए जा रहे थे, उनके लिए राहत की सामग्री पहुंचाने जा रहे थे। उनके साथ किसी दूरदार अपराधी की तरह सुलूक किया जा रहा है। एक महिला को केवल फ्री पैलेस्टाइन बोलने पर उसके बाल पकड़ के जमीन पर लिटाया गया और जो शख्स यह सब कर रहा है, सताए जा रहे लोगों का मजाक उड़ा रहा है, हंसते हुए हवा में झंडा लहरा रहा है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। पर यह सब आखिर किया क्यों गया? सवाल जब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे दुनिया के बड़े बड़े देश भी उठा रहे हैं। इजराइल के मंत्री और सिक्योरिटी फोर्सेज की हरकतें इतनी अमानवीय है कि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कहना पड़ा, यह हमारे मूल्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने गाजा में तबाही पर कभी खेद नहीं जताया, उसे भी इस पर सफाई देनी पड़ रही है। पर क्या है पूरा माजरा? आइए जानते हैं गाजा में हालात कितने बदतर है, वहाँ के लोगों को किन हालात में जीना पड़ रहा है। इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में आम फिलिस्तीनियों से हमदर्दी रखने वाले दुनिया भर के एक्टिविस्ट ने उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए एक अभियान चलाया, नाम रखा ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला। सुमूद का मतलब है रिलियंस यानी दृढ़ता, डटे रहना। फ्लोटिला का मतलब है नाव का बेड़ा। ग्लोबल तो आप जानते ही है। इस अभियान के तहत लगभग 40 देशों के 400 से ज्यादा एक्टिविस्ट ने गाजा के लिए कूच किया। मकसद वही जो हमने बताया, गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों की मानवीय मदद के लिए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा नावों में यह एक्टिविस्ट 14 मई को तुर्की से रवाना हुए थे, लेकिन यह लोग गाजा पहुंच नहीं पाए। वजह इजराइल ने वर्तमान में गाजा में ब्लॉकेड लड़ा रखा है, यानी उनकी अनुमति के बिना कोई भी नाव गाजा नहीं पहुंच सकती। ऐसे में इन एक्टिविस्ट की नावों को भी इजरायली नेवी ने बीच समुद्र में ही रोक लिया। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली नेवी के हथियारबंद कमांडोज ने गाजा से 460 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में ही इन नावों को रोकना शुरू कर दिया। यह इलाका इजराइल के सी ब्लॉकेड के तहत आता है। इजराइल का कहना है कि यह लोग किसी मदद के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि यह हमास के फायदे के लिए किया गया है। एक PR स्टंट है। हालांकि एक नाव इजरायली का शुरुआती समुद्री बेड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गाजा से 148 किलोमीटर की दूरी पर इसे भी रोक लिया जाता है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के ऑर्गेनाइजेशन का आरोप है कि इजरायली कमांडोज ने 6 नावों पर गोलियां चलाई और पानी की बौछारें की। आरोप यह भी है कि जानबूझकर एक नाव को इजरायली सैनिकों ने टक्कर मार दी। इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि किसी भी नाव पर असली गोलियां नहीं चलाई गई है। साथ ही इजराइल ने यह भी कहा कि वह गाजा पर लगाए गए ब्लॉकेड से किसी को गुजरने नहीं देगा। इसके बाद इजराइल ने नावों में सवार सभी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। एक इजरायली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अदला ने बताया कि उन लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ इजरायली इलाके में लाया जा रहा है। उन्हें अस्दोद पोर्ट पर हिरासत में रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा कि उनकी टीम एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी को चुनौती देगी और उन लोगों को कानूनी मदद देगी। इसके बाद 20 मई को इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गाविर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट को रखा जाता है। वो न सिर्फ गिरफ्तार एक्टिविस्ट का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उनके सामने एक्टिविस्ट के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है और वो ठहाके लगाते हैं, वेलकम टू इजराइल के नारे लगाते हैं, कहते हैं हम ही यहाँ के लैंडलॉर्ड यानी मालिक है। एक महिला आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाती है तो बेन गाविर के सामने ही एक इजरायली सैनिक उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर बैठा देता है। इसी वीडियो में सभी एक्टिविस्ट को एक लाइन से घुटनों के बल बैठा दिया जाता है और बैठा दिखाया गया है और बैकग्राउंड में इजराइल का राष्ट्रगान बज रहा है। सब कुछ इतना घिनौना है कि इजराइल के सहयोगी देश भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन भी सभी एक लाइन में इन हरकतों की निंदा कर रहे हैं। इन्हें वाहियात और शर्मनाक भी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि खुद इजराइल के मंत्री और प्रधानमंत्री को भी बेन गाविर की इस हरकत की निंदा करनी पड़ी। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने एक्स पर बेन गाविर को खरी खोटी सुनाते हुए लिखा, आपने इस शर्मनाक प्रदर्शन से जानबूझकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है और यह पहली बार नहीं है। इस पर गाविर ने जवाब दिया कि विदेश मंत्री से उम्मीद की जाती है कि वह समझे कि इजराइल अब कमजोर नहीं रहा। इसके बाद खुद बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और अपने मंत्री बनगा को फटकार लगाई। नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान जारी कर कहा कि मंत्री बेन गवार ने एक्टिविस्ट के साथ जिस तरह से बर्ताव किया वो इजराइल के मूल्यों और नियमों के अनुसार नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा कि इजराइल को पूरा हक है कि वह हमास के समर्थकों की उकसावे वाली जहाजों को अपने समुद्री क्षेत्र में आने और गाजा तक पहुंचने से रोके। यानी नेतन्याहू ने जहाजों को रोकने को भी सही ठहराया।
फिलहाल सभी देश जिनके नागरिक उन नावों में सवार थे उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इजराइल ने भी कहा है कि सभी लोगों को उनके देश के काउंसिलर से मिलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से यह पूरा वाक्य हुआ है और फिर यह वीडियो शेयर किया गया है, उससे यही सवाल उठ रहा है कि जब इंटरनेशनल एक्टिविस्ट के साथ इजराइल में ऐसा सलूक कैमरे के सामने किया जा रहा है तो आम फिलिस्तीनियों के साथ क्या किया जाता होगा। फिलहाल मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैसा लगा आपको यह वीडियो? देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत। लेखपाल भर्ती 2026 करीब 4 से 5 साल इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में आई थी। 21 मई 2026 को इसका पेपर हुआ और पेपर होने के बाद तुरंत बाद से इसमें पेपर लीक की गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। लोग री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं। यूपी SSS से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मगर अब तक विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमें भी बहुत लोगों ने मेल मैसेज किया है। नौजवान जानना चाहते हैं कि सच में पेपर लीक हुआ है, तो इसका सही जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है, मगर आरोप ढेर सारे हैं। और आरोप क्या है, किस तरह के वीडियो जो वायरल है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे और सरकार से पूछेंगे कई सारे सवाल। यूपी SSS से पूछेंगे कई सारे सवाल। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है VK सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। सबसे पहले परीक्षा के बारे में जान लीजिए। यूपी SSS ने 16 दिसंबर 2025 को 7,994 राजस्व लेखपाल के पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। 28 जनवरी तक आवेदन लिए गए। 21 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में परीक्षा हुई। यूपी के 44 जिलों में करीब 3,66,712 अभ्यर्थी इसमें बैठे, ऐसा दावा है। मगर 22 मई को इसकी आंसर की आती, उससे पहले ही पेपर लीक के गड़बड़ी के परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर की सील खुली होने का आरोप लगने लगे। तो अब यही बता देते हैं कि किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। पहला दावा यह है कि राजधानी लखनऊ के गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज में पेपर लीक हुआ। एक्स पर कुछ लोगों ने इसके सपोर्ट में वीडियोज भी शेयर किए हैं। सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर रहा कि पेपर जब 10 से 12 के बीच हुआ तो कुछ अभ्यर्थी सेंटर से 2 के बाद 2:30 बजे के बाद क्यों निकलते दिखे। ऐसे वीडियोज वायरल है जिसमें गोपीनाथ लक्ष्मण रस्तोगी इंटर कॉलेज से कई लड़के लड़कियां 2:30 बजे के बाद पेपर देकर निकलते हुए दिख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा है। मौके पर मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों ने जब इनसे सवाल पूछा कि आप लोग 2 बजे के बाद क्यों निकल रहे हैं, तो ये जवाब देने से बचते रहे और निकल गए। यहीं से एक और वीडियो सामने आ रहा है। कुछ स्टूडेंट कॉलेज के अंदर है और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, ताला बंद है। और जब वीडियो बनाने वाला इंसान पूछता है कि आपको कैसे पता कि पेपर लीक हो गया है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पैकेट पहले से ही खुला हुआ था। देवरिया की जनता इंटर कॉलेज में भी इसी तरीके से कुछ अभ्यर्थी 1 बजे निकलते दिखे, ऐसा दावा करता वीडियो वायरल है। यहाँ भी यही पूछा जा रहा है कि पेपर जब 12 बजे खत्म हो गया था तो 1 बजे कुछ लोग क्यों निकल रहे हैं। देखिए 8 बजने वाला है, अभी जनता इंटर कॉलेज से लड़के छोड़े नहीं गए हैं। उस गेट में लड़के दिख रहे हैं, प्रशासन सामने गेट के सामने खड़ी है। एक दफा एक टेलीग्राम ग्रुप को लेकर भी खूब वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस ग्रुप में 21 मई को सुबह 4:13 पर यूपी लेखपाल एग्जाम आउट करके क्वेश्चन पेपर आ गया था। इस ग्रुप पर 30,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये आरोप है, दावा है। ऐसे कई दावे पेपर खरीदने बेचने सेटिंग करने के हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये दावे ये आरोप कितने सही है, इसको सही और सिर्फ यूपी SSS यूपी की सरकार और पुलिस करवा सकती है, जांच करवा सकती है और करवाना ही चाहिए। अगर हजारों लाखों बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, तो उनको शांत करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जांच पड़ताल करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करवाना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कुछ नहीं है, सब अफवाह है, सब सोशल मीडिया का शगुफा है। अरे ये तो अफवाह भी है तो उसको क्लियर करने का काम भी तो सरकार और जिम्मेदार विभाग ही करेंगे ना, कोई और तो आएगा नहीं करने के लिए। यहाँ एक सवाल यह भी है कि अभ्यर्थियों को क्यों नहीं भरोसा होता है कि सब सही से हो गया और होगा पेपर आराम से, आसानी से, बिना किसी दिक्कत का हो गया हो, क्योंकि अनुभव खराब है ना भाई। अभी हाल ही में हुआ नीट पेपर लीक ले लीजिए, कैसे भूल सकते हैं लोग।
कैसे भरोसा करे इस देश का नौजवान कि सब ठीक हुआ होगा। हमारी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील है कि इसकी तुरंत जांच करवाई जाए। अगर कुछ गलत हुआ है तो दोषियों पर उनको ढूंढकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर तो चलेगा ही, दोबारा परीक्षा अगर हो सकती है, अगर वाकई ऐसा निकलता है तो वो होनी भी चाहिए जैसे कि छात्रों की डिमांड है। और अगर ये आरोप सही नहीं है तो बच्चों को कैसे भी करके भरोसा दिलवाया जाए। और यह आपका ही काम है, सरकार का काम है, आपके ही अफसरों का काम है। 2021 के बाद अब जाकर कहीं लेखपाल भर्ती आई है, लाखों नौजवान उनसे जुड़े परिवार सबकी आस इस पर टिकी है, इस नौकरी पर टिकी है, उसे बर्बाद मत होने दीजिएगा। हमें जो दिखा, जो समझ में आया, जो सोशल मीडिया पे देखा, जो मेल मैसेजेस आ रहे हैं उसके जरिए हमने जो आपको समझा वो आपको दिखाने का प्रयास किया। आपको लगता है इसमें कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बाकी हम नौजवान के मुद्दे ऐसे ही उठाते रहेंगे। जब जब नौजवान कहेगा कि हमारा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पेपर कुछ भी है तो हम मुखरा होके उनकी आवाज उठाते बनते रहेंगे। मेरा नाम है वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत। सो मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म डिजिटली टॉक्स इंडिया। राघव चड्ढा को राज्यसभा की कमेटी ऑन पिटीशंस का चेयरमैन बना दिया गया है। यह नियुक्ति राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने की है और नई समिति 20 मई से प्रभावी मानी जाएगी। आपके लिए यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं 23 मई 2026 को, लेकिन उससे पहले ही 20 मई से इसका प्रभाव जारी हो जाएगा, यानी विद इफेक्ट फ्रॉम 20 मई। यह लिखा हुआ है, लेकिन इस खबर की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि उन्हें यह एक नई जिम्मेदारी मिली है। इसकी वजह यह भी है कि कुछ ही हफ्ते पहले राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। भारतीय जनता पार्टी और इसके बाद से उनकी राजनीति और उनकी इमेज और उनके सपोर्ट बेस तीनों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। लोगों के मन में सवाल थे कि राघव चड्ढा को आखिर वेलकम गिफ्ट के रूप में दिया क्या जाएगा। और इसी बीच आ गई एक नोटिफिकेशन। राज्यसभा की नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी ऑन पिटीशंस को फिर से गठित किया गया है और इस पैनल में राघव चड्ढा के अलावा हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव, बीड़ा जेबी माथेर, हसाम सुभाषिस मखुटिया, रवंग वरा नारजारी और बी संतोष कुमार भी शामिल है। अब यहाँ एक बात समझिए, कमेटी ऑन पिटीशंस कोई छोटी या सिंबॉलिक कमेटी नहीं मानी जाती है। इस कमेटी का काम होता है जनता और संस्थाओं से आने वाली पिटीशन यानी याचिकाओं को सुनना, शिकायतों और जनता की चिंताओं को लेकर जांच करना और उन मामलों को संसद के सामने लाना। यानी आसान भाषा में कहे तो यह आम लोगों और संसद के बीच के एक इंस्टीट्यूशनल ब्रिज की तरह काम करती है। लेकिन उस खबर का पॉलिटिकल एंगल उससे भी बड़ा है, क्योंकि 26 अप्रैल को राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लगाए। राघव चड्ढा ने कहा था, जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के गंभीर संकल्प के साथ बनी थी वो आज भ्रष्ट और समझौता कर चुके लोगों के हाथों में बुरी तरह चली गई है। उन्होंने आगे कहा था, मैं करीब 1 साल पहले ही उनसे दूरी बना चुका था क्योंकि मैं उनके गलत कामों में हिस्सा नहीं बनना चाहता था। यानी उन्होंने अपने फैसले को सिर्फ राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि प्रिंसिपल से जुड़ा फैसला बताया। इसके बाद बीजेपी में शामिल होने के साथ ही एक दूसरी कहानी शुरू हुई, सोशल मीडिया की कहानी। सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा खासे एक्टिव रहे हैं, आप जानते ही है। इसीलिए इससे सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को ट्रोल करते हुए यह तंज कसा गया कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के बाद केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ इन्फ्लुएंसर अफेयर्स बनाया जाएगा। ऐसा कोई मंत्रालय असल में तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर यह एक व्यंग्य जरूर था, क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, अभी एनडीए की सरकार है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी ज्वाइन करने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स खो दिए थे। एक समय पर उन्हें जेनजी पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा माना जाता रहा है, लेकिन उनके फॉलोअर्स 1 करोड़ 46 लाख थे। उससे घटकर वो 1 करोड़ 33 लाख तक पहुंच गए। और यह सिर्फ नंबर की गिरावट नहीं थी, इसका असर कमेंट सेक्शन में भी साफ दिखा। कुछ यूजर्स ने लिखा, हमने आप में भविष्य का प्रधानमंत्री देखा था, आपने अपने चाहने वालों को धोखा दिया। दूसरे ने लिखा, राघव चड्ढा को अनफॉलो करने का वक्त आ गया है अब। इन्हें पढ़कर लगता है कि कई सपोर्टर्स के लिए यह सिर्फ
पॉलिटिकल स्विच नहीं बल्कि भरोसे का मुद्दा भी बन गया। और इसकी वजह भी थी, राघव चड्ढा ने लंबे समय तक अपनी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाई थी। वह संसद में अक्सर रोजमर्रा की समस्याओं पर बोलते दिखाई देते थे। एयरपोर्ट पर महंगे खाने के दाम, मिडिल क्लास पर टैक्स बर्डन, डिलीवरी या गिग वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस, सिम और टेलीकॉम रिचार्ज करने की कॉस्ट की कीमतों, ऐसे मुद्दे पर वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं, नजर आते रहे हैं। सुर्खियां भी बटोर ली उन्होंने। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद एक और कंट्रोवर्सी सामने आई। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना वाली अपनी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी है। सौरभ ने इसे राघव की पब्लिक इमेज बदलने की कोशिश में उठाया गया एक कदम बताया। हालांकि राघव चड्ढा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और अब उन्हें राज्यसभा में नई जिम्मेदारी भी मिल गई है। और शायद यही वजह है कि फिलहाल चर्चा सिर्फ कमेटी ऑन पिटीशंस की नहीं है, चर्चा इस बात की भी है कि क्या बीजेपी में आने के बाद राघव चड्ढा की नई राजनीतिक यात्रा उनकी पुरानी पहचान से अलग रास्ता बनाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं वीके सिंह और देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की फैन फॉलोइंग और लोगों को मिल रहे सपोर्ट से अब विपक्ष के जो दल है उन्हें भी बल मिलने लगा है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ ग्रोथ के बहाने केंद्र के मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। शशि थरूर ने कहा है कि मुझे लगता है कि एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि लोगों में कितनी ज्यादा निराशा और असंतोष है, जिसे वो इस तरह की किसी भी पहल से जुड़कर जाहिर कर पा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि जाहिर है कि यह एक अचानक उठाया गया कदम था, लेकिन यह बहुत तेजी से वायरल हो गया। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों के पास अपनी इच्छाओं को जाहिर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो व्यंग्यात्मक और मजेदार होने के साथ साथ बेहद गंभीर भी हो और युवाओं की कुठाओं को बाहर निकालने की एक बेहतरीन जरिया हो। सीजेपी को अचानक से पुश मिला या फिर किसी एक मुद्दे ने ये लोगों के गुस्से में जो है वो आग में घी डालने जैसा काम किया। इसे लेकर कई दिनों से अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि सरकार की अलग अलग नीतियों से नाराज लोगों के सब्र का बांध नीट पेपर लीक के बाद टूट गया और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक जाहिर तौर पर वो आखिरी तिनका साबित हुई जिसने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ बेरोजगारी, जीवन में सीमित अवसर, शिक्षा बढ़ती महंगाई और इन सब से निपटने की चुनौतियों को लेकर भी लोगों में आमतौर पर असंतोष था। फिर जब नीट का पेपर लीक हुआ और खासकर लाखों बच्चों जिन्होंने इसकी तैयारियों में कई साल बिता दिए थे, उन्हें जरूर लगा होगा कि अब उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उनके लिए अचानक ये एहसास होना कि उन्हें यह सब कुछ फिर से दोहराना पड़ेगा, यकीनन यह बेहद दिल तोड़ने वाला अनुभव रहा होगा। हालांकि सीजेपी को लेकर अचानक से सोशल मीडिया पर बढ़े इस क्रेज से सिर्फ सत्ता पक्ष पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि विपक्ष को भी निशाने पर लिया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष लोगों के मुद्दे को उस हिसाब से और उस अग्रेसन से नहीं उठा पा रहा है जिसकी उम्मीद लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही सीजेपी पार्टी बनी, मतलब सोशल मीडिया पे जो अकाउंट बना, रातों रात इसके फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं विपक्ष पे जो आरोप लग रहे हैं उसको कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पूरी तरह से उससे सहमत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पर उन्होंने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है लोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र से ही निराश हो। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती जैन जी और लोगों के असंतोष को मुख्य धारा की चुनौती में और राजनीति में शामिल करना है। यह असंतोष किसी ऐसी छोटी मोटी पार्टी की ओर ना चला जाए जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। शशि थरूर ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की तारीफ की। उन्होंने कहा, अभिजीत ने जो किया है उससे मुझे लगता है कि उन्होंने हम बाकी लोगों को भी एक रास्ता दिखाया है कि एक ऐसा अवसर मौजूद है जिसे हमें जरूर भुनाना चाहिए। 6 दिन पहले बनी कांग्रेस जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर तेजी से फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं। अभी जिस वक्त हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनके इंस्टाग्राम पर करीब 19 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस बीच पार्टी को 21 मई को उस वक्त झटका लगा था जब उनका एक्स अकाउंट भारत में विद हेल्ड कर दिया गया था, यानी भारत में वो बंद कर दिया गया था, नहीं दिख रहा था। लेकिन सीजेपी ने क्या किया, उन्होंने थोड़ी देर बाद एक नया अकाउंट बना लिया। इस अकाउंट का नाम रखा कॉकरोच इज बैक और बायो में लिखा
कॉकरोच डेंटा डाई यानी कॉकरोच मरते नहीं है नए अकाउंट से पहले पोस्ट गुरुवार यानी 21 मई को दोपहर 2:29 पर की गई। 22 मई की सुबह एक पार्टी के नए एक्स अकाउंट पर करीब 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। CJI सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में बनी इस पार्टी के पुराने एक्स हैंडल पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे जब वो भारत में विदहेल्ड हो गया। ये पार्टी बनी कैसे, पार्टी के फाउंडर कौन है, पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या वादे किए गए हैं और पार्टी के सदस्यता लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये तमाम जानकारी हमने अपने बाकी वीडियोज में डिटेल में बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कॉकरोच जनता पार्टी और शशि थरूर पर जो भी राय है, उनका बयान है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम है VK सिंह और बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत। देश में पेट्रोल की किल्लत है, यह सुनते ही आम आदमी की दिल वैसे ही बैठ जाता है जैसे बाइक का मीटर लाल निशान पर आते ही बैठता है। सुबह सुबह लोग पेट्रोल पंप पर ऐसे लाइन लगाए दिख रहे हैं मानो फ्री में IPL का टिकट बिक रहा हो। दिमाग में वही पुराने जद्दोजहद कि बस 200 रुपए का पेट्रोल डला लेते हैं ताकि ऑफिस पहुंच जाए। वैसे तो इस किल्लत से देश के तमाम राज्य जूझ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के हालात सबसे खराब बताए जा रहे हैं। खबर यह है कि राज्य के सैकड़ों पेट्रोल पंप पूरी तरह सूख चुके हैं और हजारों पंप लो स्टॉक पर चल रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण और बॉर्डर के पास वाले इलाकों में हो रही है। किसान, ट्रांसपोर्टर और आम लोग घंटों लाइनों में खड़े रहने के मजबूर है। कई जगह तो पेट्रोल डीजल राशन की तरह दिया जा रहा है कि इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में रोज करीब 50 लाख लीटर पेट्रोल और 1 करोड़ 30 लाख लीटर डीजल की खपत होती है, लेकिन इस वक्त आधी सप्लाई ही पहुंच पा रही है, यानी मांग फुल है और सप्लाई हाफ। राजस्थान में नतीजा यह है कि प्रदेश के करीब 4364 पेट्रोल पंपों में से लगभग 1500 पंप बेहद कम स्टॉक पर चल रहे हैं और 500 से ज्यादा पंप तो पूरी तरह ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव शशांक कोरोनी कहते हैं कि सप्लाई लगातार घट रही है और कंपनियां प्रीमियम पेट्रोल बेचने का दबाव बना रही है। हालत यह है कि जयपुर जैसे बड़े शहर में भी कई पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। दरअसल अब तेल कंपनियों ने इनडायरेक्ट राशनिंग भी शुरू कर दी है, यानी एक बार में लिमिटेड तेल ही मिलेगा। जयपुर में लोग लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं और इसका असर अब सीधे खेती और बाजार पर पड़ने लगा है। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल नहीं मिल रहा है, छोटे ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। फल सब्जी लेकर आने वाले ट्रक रास्ते में कई बार रुक कर थोड़ा डीजल भरवा रहे हैं। इसकी वजह से सामान के रास्ते में खराब होने का भी डर है, वो अलग। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने X पर लिखा है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि पर्याप्त स्टॉक है और दूसरी तरफ लोगों को सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। जोधपुर से जयपुर तक आते हुए 3-4 बार पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ रहा है क्योंकि 1000 रुपए से ज्यादा का फ्यूल नहीं दिया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार और फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का दावा है कि कोई कमी नहीं है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि भीड़ सप्लाई की वजह से नहीं बल्कि कीमतों के डर और अफवाहों की वजह से बढ़ रही है। कुल मिलाकर सरकार के दावों और लोगों की परेशानियां एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। वैसे अब ये मामला बड़ा है तो बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जनहित याचिका दाखिल करके आरोप लगाया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां पेट्रोल पंप मालिकों पर दबाव बना रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कंपनियां आदेश और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पंप संचालकों से कह रही है कि सीमित मात्रा में ही पेट्रोल डीजल बेचे। साथ ही अभी चेतावनी दी जा रही है कि अगर तय सीमा से ज्यादा बिक्री हुई तो सप्लाई रोक दी जाएगी या बिक्री बंद कर दी जाएगी। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल जरूरी चीजें हैं, इनके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल से जुड़े नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास है। इसके लिए आधिकारिक या आदेश या अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए कंपनियों द्वारा लगाए गए यह प्रतिबंध गैर कानूनी है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 25 मई 2026 को होगी। कुल मिलाकर यह मामला अब सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। अगर जल्द सप्लाई ठीक नहीं हुई तो असर खेतों से लेकर मंडियों तक दिखाई देगा। किसान परेशान होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जियां देर से पहुंचेगी
और आम आदमी फिर वही करेगा, माने मीटर देकर दुआ मांगेगा कि बस अगला पेट्रोल पंप खुला मिल जाए। बाकी आप लोगों को फ्यूल से जुड़ी समस्याएं अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है वीके सिंह। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और डिजिटली टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है वह जवाबदेही से नहीं डर से चलती है। यह बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर में हुए नीट प्रोटेस्ट को लेकर अपनी एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कही है। दरअसल 21 मई को राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हो रहा था और इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जली समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि नीट पेपर लीक मामले ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को भरोसा तोड़ा है। केंद्र सरकार लगातार पेपर लीक रोकने में नाकाम रही है और छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। हाथों में झंडे, बैनर और नारेबाजी के बीच कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे थे। केंद्र सरकार पर परीक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल हो रहने का आरोप लगाया जा रहा था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही थी। एनटीए को भंग करने की मांग भी हो रही थी और खूब नारे भी लगाए जा रहे थे। फिर धीरे धीरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक के रास्ते भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में कई जगह बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, स्ट्रेस पूर्ण हो गया। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनल का इस्तेमाल किया। भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने शाहपुरा से विधायक मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसी पूरे प्रकरण का एक और वीडियो वायरल राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। एक्स अकाउंट पर यह वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय की मांग कर रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है और मोदी जी ने ना जिम्मेदारी ली और ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, ना एक शब्द कहा। उन्होंने आगे लिखा, जब आप छात्र, NSUI और IAC के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही है। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है वो जवाबदेही से नहीं डर से चलती है। राहुल गांधी ने इसके साथ यह भी लिखा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को विपक्ष में 2.5 साल का समय हो गया है, लेकिन यह 2.5 साल में कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इससे पहले 20 मई को भी कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किए थे। कई जिलों में धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पेपर लीक मामले की जांच पर सवाल उठाए। एक तरफ जहां नीट पेपर लीक को लेकर सड़कों पर हंगामा संग्राम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ NTA के चीफ 21 मई को संसद भवन में संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए हैं। संसदीय समिति ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी तलब किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष है। NTA चीफ से पूछा जा रहा है कि नीट एग्जाम फुल प्रूफ होने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे और इसके बावजूद पेपर लीक कैसे हो गया। बता दें कि नीट री एग्जाम ठीक 1 महीने बाद यानी 21 जून को होना है, लेकिन पेपर लीक में CBI की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स की आड़ में यह पूरा वसूली का खेल चल रहा था और अभी और भी कई अपडेट्स इसमें आने बाकी है। मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है वीके सिंह और देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।